जय हिंद दोस्तों। हम यूपीएससी मेंस टॉपर्स जो हैं उनकी आंसर राइटिंग कर रहे थे हिंदी में। देखते हैं कैसा लिखकर ये लोग टॉपर बने, हम क्या वैसा लिख पा रहे हैं या नहीं। रवि कुमार सिहाग 18th नंबर रैंक हासिल की थी इन्होंने, अपने जो अंतिम अटेम्प्ट इन्होंने अपना दिया था। 2018 की ये कॉपी है, 6th नंबर की, यानी स्टार्टिंग इनकी कैसे हुई। ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं। इस वाली कॉपी के हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे। आज में 5th क्वेश्चन करना है, जिससे आपको यह समझ में आए कि जैसा आप लिख रहे हो वैसा ही टॉपर्स लिखा करते थे। कभी आगे चलकर वह प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं और टॉपर बने हैं। तो देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप चाहें तो इन्हीं क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। फिर आप देखिए क्या वैसी ही आंसर राइटिंग की है जो इन्होंने बताई है, क्योंकि इन्होंने जो लिखा प्लस जो इसमें टीचर्स ने बताया यहाँ पे, वह सब आप ऐड करके अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो। अगर भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ मतभेदों को नहीं सुलझाएगा तो इसमें भारत के पड़ोस में सिर्फ चीन की संलग्नता बढ़ेगी और कुछ नहीं। विवेचना कीजिए, डिस्कस करना है कि अगर हम अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ मतभेद नहीं सुलझाएंगे तो चीन की जो संलग्नता है, चीन है, वहां अपना पैर फंसा लेगा। आप जानते हैं, इस समय भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन आज भी रिलीवेंट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बांग्लादेश के साथ देखो हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है इस समय। श्रीलंका के साथ आपने देखा था बीच में समस्याएं उत्पन्न हुई थी, और जो बंदरगाह बन रहा था वो चीन को दे दिया गया था श्रीलंका के द्वारा। आप मालदीव को ले लीजिए, हमारे साथ अच्छे संबंध नहीं थे। आप म्यांमार ले लीजिए, वहां भी तख्ता पलट हुआ था। आप पाकिस्तान ले लीजिए, वहां भी समस्याएं शुरू हो गई थी। कभी कभी नेपाल भी खड़ा हो जाता है, कभी कभी भूटान भी चीन में दिख जाता है कि चीन की यात्रा कर रहा है भूटान। तो आज भी ये क्वेश्चन प्रासंगिक है, ऐसे क्वेश्चन आपको करते रहने चाहिए। देखते हैं क्या लिखा इन्होंने और आप क्या लिख सकते हैं। चीन की भारतीय नीति का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि चीन एशिया में 2 महाशक्तियां नहीं चाहता, वह सिर्फ चाहता है मैं रहूं। साथ ही वह भारत के साथ सीमा विवाद होने के कारण लगातार भारत को घेरने के प्रयास में रहता है। अतः भारत को इस घेराव से बचने हेतु पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध अच्छे करने ही होंगे। कुछ उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे पहला उदाहरण है पाकिस्तान का, जो कि भारत का स्थायी शत्रु है, मतलब जब से बना है तब से हमारा शत्रु बना हुआ है। सीवीईसी कॉरिडोर जो आप जानते हैं, ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर बना रहा है कराची के पास में, इधर फिलिस्तीन नहीं, बलूचिस्तान वाले में। इसीलिए हमें ईरान में अपना एक बंदरगाह बनाना पड़ा, क्योंकि ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के अंतर्गत बना रहा था। परमाणु कार्यक्रम में भी कहीं न कहीं इसका ही श्रेय रहता है। दूसरा है नेपाल। नेपाल में भारत के राजनीतिक विवाद हुए, चीन ने युद्धाभ्यास किया, वहां माओवादी विचारधारा जो है वह चीन के तरफ है। पनबिजली परियोजना, निवेश, ऋण, मतलब हम अगर थोड़ा पैसा देते हैं तो चीन बहुत ज्यादा पैसा देकर खरीद लेता है। आप चीन के बारे में जानते हैं। श्रीलंका देख लो, श्रीलंका में सिंघली, कथाजेवू, मछुआरों की समस्या, ये सब चीजें होती रहती है। हम्बन टोटा जो बंदरगाह था उसको चीन को लीज पर दे दिया गया, यह भी समस्या है। म्यांमार देख लो, म्यांमार में भी चीनी निवेश पर्याप्त हो रहा है, वहां के कोको द्वीप पर चीन का। अब आपको ये फैक्ट नहीं याद होगा, कोको द्वीप है, हम्बन टोटा है, ये मछुआरों की समस्या है, कथाचेबू है, तो आप कैसे लिख पाओगे। आपको फैक्ट याद होने चाहिए, करंट से भी और स्टैटिक भी। कोको द्वीप पर चीन का नौसेना बेस व निगरानी रडार भी उपस्थित है। अब सोचो, म्यांमार में कोको द्वीप आपको पता होना चाहिए कहां पर है। अतः उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि चीन जो है वह वन बेल्ट वन रोड नीति में भारत के लगभग सभी पड़ोसियों का हिस्सा बना चुका है। ठीक है, चेकबुक डिप्लोमेसी की, आपको पैसा दे दिया फिर आपसे जो मन हो करवा सकता है। मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं इसे। निर्यात से भी ये बहुत ज्यादा चीजें संभालता है। आप अमेरिका और चीन का भी देखो, अमेरिका को जब उसने नहीं छोड़ा, ठीक है, टैरिफ लगाया अमेरिका ने तो चीन ने लगा दिया, फिर अमेरिका ने बढ़ाया, चीन ने भी बढ़ा दिया, कहा खेल लो आकर, क्योंकि वो निर्यात बहुत ज्यादा करता है चीन। चीजें भारत के को भी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद हल करना चाहिए, विश्वास बहाली करनी चाहिए,
क्षेत्रीय संगठन सार्क और बिम्स्टेक को पुनर्जीवित करना चाहिए। व्यापार में निर्याती शरणार्थी, मतलब वही सब बता दिया कि हमें ये सब काम करना चाहिए और बिग ब्रदर की दृष्टिकोण के बजाय एल्डर ब्रदर के दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। गुजरात सिद्धांत पर बल देना चाहिए। गुजराल सिद्धांत पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने इतना सब लिखा। आप देखें जो इसने चेक किया वो क्या बता रहा है, क्या और कर सकते थे। तो यहाँ पर पहली बात तो प्रश्न के मनुष्य सटीक भूमिका दें, प्रश्न के अनुसार सटीक भूमिका दें। पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति व चीन के प्रभाव को दिखाएं। तो भारत की क्या नीति है उसको थोड़ा अच्छे से दिखाओ। केवल ये कह देना कि हमारा ये है एक लाइन में, वो सही नहीं है। मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की, यह भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, भारत द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा यहाँ पे नहीं की गई, वहां भी किया जा सकता है। तब भी इनको 10 में से 4 नंबर मिल गए। अगर आपको 10 में से 6 नंबर मिलते हैं तो आप बढ़िया जगह पर हो, मतलब ठीक है, आपका सही चल रहा है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रोहिंग्या का। रोहिंग्या शरणार्थी संकट, स्वहित और पड़ोस की अपेक्षाओं में संतुलन कायम करने की भारत की क्षमता का परीक्षण। विशदीकरण कीजिए। एक्सपेक्टेशंस इलूसिडेट, एक्सपेक्टेशंस तो उधर का है, इलूसिडेट। अब विशदीकरण का शब्द का मतलब ही आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को एक बार पूरा पीवाईक्यू उठाकर आप मेंस का वहां से ऐसे शब्द निकाल लो कि डिस्कस करना है, इवेल्युएट करना है, इलुसिडेट करना है, क्या करना है। हाल ही में म्यांमार सरकार द्वारा देश के अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंग्याओं पर अत्याचार करने के कारण भारत में भी बांग्लादेश के रास्ते से शरणार्थी संकट बढ़ गया है। इस संकट के संबंध में भारत के सामने 2 विडंबनाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो स्वहित, अपने लोगों का हित, क्योंकि हमारे पास जगह इतनी थोड़ी है। कई लोग कहते भी हैं कि धर्मशाला थोड़ी हमने खोल रखा है, हमारे यहाँ के जो संसाधन है वो हमारे लिए ही पर्याप्त नहीं है, दूसरों के लिए कहाँ से होंगे। और हमारे यहाँ की जमीन हमारे लिए ही पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए कहाँ से हम लाएंगे। फिर पानी और अन्य चीजें तो होती ही है। तो स्वहित देखना है, ये भी चुनौती है कि देश के संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा, जननांकीय अतिक्रमण की स्थिति होगी, आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में होगी। क्योंकि रोहिंग्या के साथ साथ कौन सच में जरूरत है जिनको, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आतंकवादी के नाम पर घुस आ सकते हैं या अन्य तरीकों से चीजें हो सकती हैं। तो मतलब जब आ रहे हैं ना रोहिंग्या या कोई भी, तो कौन आ रहा है, कितना आ रहा है, तो वहां से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाती है। शरणार्थी कट्टरपंथी हो सकते हैं। ठीक है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। देश के राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, असम आदि द्वारा विरोध भी हो रहा है क्योंकि वहां उनके ही रहने की जगह नहीं है। तो ये अवैध प्रवासी कहाँ से? और अमेरिका ने अभी देखो अवैध प्रवासियों को कैसे बाहर निकाला। उस समय हम भी ऐसा काम कर सकते थे, लेकिन वही दूसरा वाला पॉइंट जो है उसके चक्कर में हमने नहीं किया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अवैध शरणार्थियों की लगभग 40,000 हैं। सोचो, इनकी पहचान हुई है, नहीं पहचान वाले तो पता नहीं कितने हैं। उसे पुनः निर्वासित करने की योजना बनाई गई, परंतु इस संबंध में भारत की विदेश नीति की परीक्षा निम्न प्रकार से हो सकती है। हम निकाल तो दें, लेकिन समस्याएं क्या हो सकती हैं? बांग्लादेश में वापस भेजने से वहां की सरकार के साथ संबंध खराब होंगे। युवा कहेंगे हम क्यों लें। ठीक है, क्योंकि वह हैं कहाँ के, वो म्यांमार के हैं, तो बांग्लादेश वाले कहेंगे हम क्यों लें। म्यांमार के साथ भी ये दबाव बनाते हैं तो आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप की भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। फिर वही म्यांमार के साथ भी वही लफड़ा होगा। लेकिन अमेरिका देखो उठा के तुरंत सबको भेज दिया एरोप्लेन से, कोई टेंशन नहीं लिया उसने। विश्व स्तर पर अच्छा संदेश नहीं जाएगा, लेकिन जब अमेरिका ने किया था तो हमें भी करना चाहिए था, तो शायद कोई नहीं बोलता विश्व स्तर पर कि देखो जब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। शरणार्थियों को बलात् निष्कासन छवि को खराब करेगा। क्या किया जाना चाहिए ये देखते हैं। तो पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से म्यांमार पर दबाव बनाकर कॉकी अन्नान रिपोर्ट को लागू करवाने का कार्य करें।
अब आपको ये नहीं पता होगी फैक्ट, तो आप कैसे लिखेंगे? शरणार्थियों के आवास, भोजन की व्यवस्था किए जानी चाहिए। म्यांमार में शांति स्थापित पर ही इनका युक्त एवं कानूनी तरीके से निष्कासन सुनिश्चित किया जाएगा, अन्यथा उनके जीवन के जीने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के अनुसार शरणार्थी को भी प्राप्त है। जब लो अब उच्चतम न्यायालय ने ही कह दिया कि जीने का अधिकार शरणार्थी को ही प्राप्त है, तो अब क्या ही कर सकते हो, उसमें का उल्लंघन होगा। भारतीय छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होगी। बांग्लादेश व म्यांमार से वार्ता कर मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब इन्होंने देखो बहुत कुछ लिखा, फिर भी देखो कितना लाल लाल से कहा गया है, क्या क्या कहा गया है देखो। तो पहले तो सटीक भूमिका लिखे, यानी भूमिका सटीक होनी चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में भूमिका की बात हुई थी। रोहिंग्या कौन है ये नहीं बताया गया, कहाँ के निवासी हैं और इनको लेकर किन देशों के बीच मुद्दा चर्चा में है, पहली बात तो वही नहीं बताया गया। तो अब आपको यहाँ से क्या सीखना है कि कोई भी चीज आए, शब्द उस शब्द को परिभाषित कीजिए आप। जैसे रोहिंग्या आ गया तो रोहिंग्या क्या है? आपातकाल अगर शब्द आया आपातकाल के बारे में कोई क्वेश्चन, तो आपातकाल को एक दो लाइन में आपको बताना है कि पहले आपातकाल क्या है ये जान लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम पिछले वीडियोज में भी करते आए हैं, आपने वहां भी सीखा था। रोहिंग्या समस्या का संक्षेप में वर्णन करें, भारत की भूमिका को दिखाएं। मतलब समस्या क्यों है रोहिंग्या, कहाँ के हैं, कौन है, क्या समस्या है, ये भी बताना चाहिए। म्यांमार में अवैध बांग्लादेशी प्रवास माना जाता है। भारत की भूमिका, चूंकि भारत हर प्रकार से अलगाववाद के विरोध करता है, रोहिंग्या मुक्ति सेना समर्थन नहीं कर सकता। हम ये इसकी जो रोहिंग्या के बारे में है उसमें बहुत ज्यादा असमंजस में फंसे हुए हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं, भारत को आक्रामक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, ये भी, क्योंकि भाई फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो साख है वह खराब हो सकती है। निष्कर्ष भी नहीं लिखा इन्होंने, विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण को और बेहतर करने का प्रयास करें, ठीक है। फिर भी आप देखो 10 में से 4 नंबर मिले हैं, और ये 2-4 पॉइंट अगर आप और अच्छा लिख लेंगे तो आप मीन्स क्वालिफाई करने के उसमें आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्थिरता एवं शांति सुनिश्चित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। क्या आपको लगता है संयुक्त राज्य अमेरिका की अफगान नीति को लेकर नई दिशा से भारत को अफगानिस्तान के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनः विचार करना चाहिए? अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराने के लिए उपयुक्त कारण भी बताओ। मतलब हम क्या अफगानिस्तान के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें, क्योंकि हमने अभी तक उसे एक देश की मान्यता नहीं दी है, उसे सरकार की मान्यता नहीं दी है। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ हम हुआ युद्ध तो नहीं कहेंगे, जो सिंदूर ऑपरेशन हमने किया उस समय अफगानिस्तान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, तो हमारे रिश्ते अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा सही होने का प्रयास कर रहे थे, जिससे पाकिस्तान को दिखाया जा सके कि हम अफगानिस्तान के साथ ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को आप हमसे लड़ा दोगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया कि अफगानिस्तान और भारत लड़ने लगे, जबकि अफगानिस्तान ने वहां सूझबूझ दिखाई और उसे समझ आया कि पाकिस्तान हमको लड़ाना चाहता है, ना कि हमें एक दोस्त की तरह साथ देना चाहता है। आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई अफगान नीति, उस समय भी ट्रंप ही थे, ठीक है, 2018 में नई अफगान नीति की घोषणा की है। इसमें पाकिस्तान की भूमिका को सीमित करते हुए अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका स्वीकार की, लेकिन इस समय उल्टा है। इस समय पाकिस्तान को गोदी में बिठाकर रखा हुआ है अमेरिका ने, और अमेरिका ने पाकिस्तान को, हाँ पाकिस्तान तो वैसे भी रुपए डालो तमाशा देखो, वाह क्या देश है। शर्म आती होगी उन लोगों को जो पाकिस्तान में चले गए थे, वो सोचे होंगे यार इससे बढ़िया तो भारत में ही रहते हैं, कम से कम सुकून की जिंदगी तो जीते हैं। नीति में अधिक सैन्य स्वायत्तता, राजनीतिक समाधान, पाकिस्तान की अनिश्चितता एवं विजय प्रभुत्व जैसे पक्षों का वर्णन है इस नीति में, जो अफगान नीति थी। तो कोई भी नीति आती है बड़ी देश की तो आपको वह भी पता होनी चाहिए। भारत को भी चाहिए कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर थोड़ा पूर्व सक्रिय दृष्टिकोण, नया तथा प्रतिरक्षात्मक नजरिए बजाय ऑफेंसिव नजरिया अपनाएं, ठीक है। निम्न कारण है, क्या क्या कारण है? अगर हम नहीं अफगानिस्तान के साथ होंगे तो चीन और पाक बुझ जाएगा। चीन पाक के बढ़ते गठजोड़ के कारण भारत को अफगानिस्तान के संबंध को प्रकट करना चाहिए। आप जानते हैं ना
भारत बीच में है तो चीन उधर है, पाकिस्तान उधर है, तो उनकी दोस्ती हो गई। अगर हम अफगानिस्तान को अपना दोस्त बना लें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बीच में हो जाएगा, इधर से हम उधर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान को थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन समस्या क्या है, अफगानिस्तान में भी वही लोग हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार थोड़ी है, उनका भी कब मूड बदल जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कभी संबंध अच्छा हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा स्टैटिक में। तो अफगानिस्तान भी वही है कि आ, कौन सी कहावत है कि पाले हम, बाद को पता चले हो जाए कि वो पाकिस्तान के साथ बैठ गया, या अमेरिका फिर से आ गया और हमको किनारे कर दिया, या चीन बैठ गया जाके, ज्यादा पैसे दे दिए चीन ने, हमें किनारे कर दिया। क्योंकि अफगानिस्तान में भारत ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, फिर भी अफगानिस्तान ने भारत को स्टार्टिंग में देखे तो ऐसा नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं या कुछ भी। जब बात ठीक ठाक से सब कुछ हैंडल कर लिए तब सोच रहे थे कि हम भी भारत के साथ थोड़ा सा समझौता कर लें, थोड़ा सा भारत हमें कह दे कि हाँ ठीक चल रहा है, लोकतंत्र आज आ रहा है या कुछ भी। लेकिन अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वह हमें लगता है कहीं ना कहीं भारत और अफगानिस्तान को ज्यादा करीब ला रही है, या भी फैक्टर लिख सकते हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान में ढंग से सरकार चले और भारत के साथ वह हो जाए तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी जरूर होती रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे के साथ तैसा, अधर्म को अधर्म से हराना अधर्म नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो आतंकवादी है वो उसी की भाषा समझेगा, और अफगानिस्तान से हम वाजब काम करा सकते हैं। लेकिन वही है ना कि हम संप्रभुता उस दूसरे देश की और वो सब चीजें चलती रहती हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जो पाकिस्तान कर रहा है वही हम पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के थ्रू करें, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आतंकवाद कहीं नहीं होना चाहिए, ना पाकिस्तान में, ना अफगानिस्तान में, ना अन्य देशों में। चीन पाक के बढ़ते गठजोड़ के कारण भारत को अफगानिस्तान के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहिए। अफगानिस्तान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न देश है, यह भी है। अफगानिस्तान तभी और बैठा रहता है कि आओ, जिसको जरूरत होगी वह खुद आएगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंतर्गत ना रूस आ रहा है ना अमेरिका आ रहा है, अफगानिस्तान ऐसा किनारे हो गया है कि कोई उस पर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। आप देखेंगे अफगानिस्तान की कहीं चर्चा ही नहीं होती। सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान ने थोड़ा कर दिया था तो हो गई अफगानिस्तान की चर्चा, वरना ऐसा हो गया है कि रूस भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, अमेरिका भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मजे की बात देखिए, अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ाव, क्योंकि हम अगर चाहें तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान इन सब में जाना चाहें तो ईरान, अफगानिस्तान के रास्ते इन क्षेत्रों में जाया जा सकता है। क्योंकि हम इस पर काम भी कर रहे हैं तो अफगानिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। कट्टरपंथी ताकतों जैसे तालिबान, आईएसआई पर लगाम लगाने हेतु भी अफगानिस्तान का साथ सहयोग बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि हमने बताया ना, पाकिस्तान जो हमारे साथ करे वही अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान के साथ कर दो, पाकिस्तान की खुद ही समस्या हल हो जाएगी कि भाई गलत कर रहे हैं हम। जब उस पर बीतेगी तो वो खुद कहेगा कि हाँ कुछ तो समस्याएं हो रही है। कुछ समय पहले अमृतसर में हुए इस्तांबुल पैक्ट की बैठक में अफगानिस्तानी राष्ट्रपति द्वारा भी भारत से अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की बात की गई थी। सभी साथ ही भारत की भूमिका बढ़ने पर पाकिस्तान की भूमिका में कमी आना तय है। एशियाई विकास सम्मेलन, आपने देखा सिंदूर के जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद जयशंकर साहब की अफगानिस्तान के यहाँ बात हुई थी, सभी लोगों को लगा कि अब शायद अफगानिस्तान को मान्यता दे देगी, मतलब उस सरकार को मान्यता दे देगी भारत, दे देगा भारत मान्यता। लेकिन अब फिर वही है ना कि हम दिखा देते हैं कि देखो हम अफगानिस्तान के साथ भी रह सकते हैं। बाकी पाकिस्तान कहता ही रहता है बलूचिस्तान में जो चल रहा है उसकी फंडिंग भारत कर रहा है, लेकिन अब कितना सही कितना गलत है तो भारत जाने। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वह अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ गया। आप जियो फैक्टर देखिए ना कितना महत्वपूर्ण हो रहा है, कभी चीन पाकिस्तान में घुस जाता है, कभी अमेरिका घुस जाता है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं यूपीएससी के और एक भारतीय के नाते। परंतु ध्यान रखना होगा जो मैंने बताया, अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थायित्व आए, वही ऐसी सरकार आए जो ढंग से काम करे, कदम दर कदम विचार करते हुए, विश्वास में लेते हुए विकास कार्य किए जाएं। क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में एक प्रसिद्ध लेखक का कथन है, क्या कथन है, इट इज अ Shropshire where even angels fear the trade, quagmire, जो भी है। लेकिन अब ऐसे
लाइन लिख देते हो आप तो थोड़ा सा बेहतर हो जाती हैं चीजें, लेकिन वही है, सही होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। आपको भी ऐसी चीजें याद रखनी होंगी। वो कैसे होगा? जब आप एडिटोरियल रोज पढ़ते रहेंगे तब। यहाँ संक्षेप में भारत अफगानिस्तान संबंधों पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा, जो नहीं की गई है। लाभ बेहतर पड़ोसी के बताने होंगे। सटीक लिखें, लाभ व सुझाव संबंधित तथ्यों को अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाएं। ठीक है, वर्तनी अशुद्धि पर ध्यान दें, और वो तो बार बार वही है, लेखन शैली बेहतर करें। और एक 8 नंबर क्वेश्चन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी उभरती भूमिका के निर्वहन में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सीधा क्वेश्चन है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो सुरक्षा है उसको लेकर भारत की क्या चुनौतियां हो सकती हैं? तो शुद्ध सुरक्षा प्रदाता क्यों कहा गया है? क्योंकि जितना बड़ा देश भारत है, जितना डिफेंस भारत का अच्छा है, उतना किसी के पास अच्छा नहीं है, तभी शुद्ध सुरक्षा प्रदाता कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, आप श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको देखिए, तो जितना भारत के पास ब्रह्मोस और सब चीजें हैं, उतना किसी के पास नहीं है। हमारे पास अग्नि और पता नहीं क्या क्या है, बहुत चीजें हैं। भारत बहुत आगे हो चुका है डिफेंस में, और आगे बेहतर कर रहा है। ठीक है, तो शुद्ध सुरक्षा प्रदाता से तात्पर्य है कि अपनी सुरक्षा चुनौतियों को पहचानते हुए उनमें निकटतम पड़ोसी देशों के साझा चुनौतियों से मिलान करते हुए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। जैसे आपदा प्रबंधन में भी हम ठीक है, समुद्री लुटेरों की समस्या जैसी है, उनमें भी चीजें सही हो रही हैं। भारत को अपनी मैरीटाइम पॉलिसी के सकल क्रियान्वयन के लिए हिंद महासागरीय क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभानी पड़ेगी, परंतु उसमें क्या चुनौतियां हैं वादे। भारत के पास रक्षा उपकरणों की कमी है, क्योंकि भारत स्वयं आयात करता है, अतः पड़ोसी देशों को सैन्य सहायता, प्रशिक्षण, तकनीक हस्तांतरण में कठिनाई होती है। 2018 का ये क्वेश्चन है, इसलिए उन्होंने लिखा 2018 से 2025 तक हम बहुत आगे आ चुके हैं। आपने देखा कि हमने कैसे कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को धूल चटा दी, सटीक निशाना लगाया। हमारे पास ब्रह्मोस का ऐसा परीक्षण कर दिया गया कि ब्रह्मोस लोग मांग रहे हैं, फिलीपींस को तो हमने भेज भी दी थी। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा आयात कर रहे थे, लेकिन इस समय हम निर्यात भी ठीक ठाक कर रहे हैं, और आगे और निर्यात करेंगे। हम मेक इन इंडिया के तहत अगर सबसे बढ़िया काम हमारी दृष्टि में हुआ है, हजारों चीजें जो बाहर से मंगाते थे वो हमने बनाना शुरू कर दिया है। दूसरा पॉइंट देखो, कई देशों के साथ समन्वय एवं सहयोग की कमी है, इस कारण भी समुचित एवं प्रभावी सुरक्षा उपाय संभव नहीं हो पाते। क्यों कमी है? क्योंकि बांग्लादेश में कभी कुछ हो जाता है, कभी म्यांमार में तख्ता पलट, कभी श्रीलंका में समस्या उत्पन्न हो जाती है, कभी मालदीव, जो चीन जहां पहुंच जाता है, पैसा ज्यादा दे देता है, वो हमसे थोड़ा सा किनारे हो जाता है। फिर हम जब चीजें सही करते हैं, जब उसे बुद्धि आती है कि भैया चीन पैसा खिलाकर हमको परेशान करना चाहता है, हमें पहला पैसा देगा और बाद को अपना काम निकलवाएगा, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। भारत अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त की तरह काम करता है, तब फिर वो हमारे पास आ जाते हैं। मालदीव का ही देखो, पहले बहुत आंख दिखाया, जब मोदी जी लक्षद्वीप में थोड़ा टहल लिए, बैठ लिए, तब वो मोदी जी को उपहार वो भी देने लगा, अपने यहाँ का सम्मान। आपने देखा होगा, मालदीव गए थे मोदी जी, तो सम्मानित किया उसने। तो यही है, और ऐसे ही चलती हैं कूटनीतिक और जियो पॉलिटिकल चीजें। हम बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, ये तो देश हमारा ही है। अब अमेरिका अगर कुछ कर रहा है तो हमें लगता है नहीं, अमेरिका कैसे कर सकता है? अरे भाई, सब अपने देश अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, भारत अपने हितों की रक्षा कर रहा है। हमें पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम उत्पाद रूस से मिल रहे हैं, तो हम वहां से ले रहे हैं, तब हमने अमेरिका की तरफ नहीं देखा। क्योंकि हर देश अपने देश के लोगों की रक्षा पहले करता है, अपने देश को आगे बढ़ाने का पहले प्रयास करता है, चाहे वह कोई भी देश हो। तो मालदीव को लगा चीन के साथ जाने में फायदा है, तो वह वैसा कर दिया। जब लगा भारत के साथ फायदा है, भारत में, तो ये सब आप इमोशनली नहीं, बल्कि तर्कशीलता के साथ इनको देखें। कई बार भारत के प्रयासों को गलत अर्थों में लिया जा सकता है, जैसे श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के का उचित प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय सेना में भी गश्ती बसेलों, टोही, ये सब चीजें, विमान, रडार, उचित प्रशिक्षण, मानव संसाधन की कमी भी एक सीमा है। मतलब क्या कमियां हैं, बात बता दिया। बढ़ता चीन प्रभाव, म्यांमार के कोको द्वीप पर सैन्य अड्डा, निगरानी रडार, श्रीलंका अमनटोटा का लीज। अब देखो वही वाला पॉइंट यहाँ भी आ गया, एक पॉइंट आप कई जगह भी यूज कर सकते हैं। इन चुनौतियों पर काबू पाकर भारत की रक्षा व्यवस्था में स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन
ये सब चीजें वही सुरक्षा, ब्लू नेवी, ये सब काम हमने किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था। तो भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को संक्षिप्त चर्चा करें, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हुई है, तो आप प्रशांत के बारे में भी बताएं, प्रशांत महासागर वाले, सिर्फ हिंद हिंद महासागर के बारे में बात ना करें। चुनौतियां, स्वास्थ्य, कर्ज, क्षेत्रीय संपर्क, बिजली क्षेत्र में, ये सब चीजें भी बताओ। सटीक लिखें, सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और बाद को वो वही विषय वस्तु प्रस्तुति करो तो दोनों को और बेहतर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, आप अगर ये क्लासेस देख लेंगे ना तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि मुझे कैसे लिखना है, क्या लिखना है। एक तो इसमें आंसर भी है, मतलब जो चेक है कॉपी वहा है, तो चेक कॉपी में क्या सुधार कर सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अपना लिखोगे फिर देखोगे, इससे बढ़िया आधे घंटे में आप 4 क्वेश्चन कैसे क्या लिखा जाता है, कंटेंट भी यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कोकोद्वीप वाला कंटेंट आपको यहाँ से मिल गया, हम्मन टोटा का यहाँ से मिल गया, ग्वादर बंदरगाह का कंटेंट यहाँ से मिल गया। कई ऐसे पॉइंट्स है जो यहाँ से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। उदारीकरण के बाद भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है, वर्तमान में कौन से कारक सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं। तो हमें 1991 के बाद की कहानी लिखनी है। उदारीकरण के बाद भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है, कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं, और इस समय कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। हो सकता है ये 2018 में कुछ और कारक हो, वर्तमान में कुछ और कारक हो, कुछ ऐसे कारक हो गए जो तब भी इम्पोर्टेंट थे और आज भी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले तो सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आए। प्रमुख आधार स्तंभ क्या है वो देख लेते हैं। पूर्व की ओर देखो नीति 1992 में, उदारीकरण पश्चात व्यापार निवेश के नए क्षेत्रों हेतु प्रयास करना, ये हमने शुरू किया। गुजरात डॉक्ट्रिन 1996 में आई, पड़ोसी देशों को बिना शर्त के एकाधिकार रियायतें प्रदान करना ताकि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हो। अब गुजरात डॉक्ट्रिन हमने उस क्वेश्चन में भी यूज किया था, हमने मतलब रवि जी ने उस क्वेश्चन में भी यूज किया था, यहाँ भी यूज कर लिया। तो आपको चीजें पता हो उसको कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। पश्चिम की ओर देखो नीति 2005 में शुरू हुई, 9/11 हमले के बाद मनमोहन सिंह द्वारा प्रयास किए गए। यहाँ पर अमेरिका से संबंधों की प्रगाढ़ता आप जानते हैं, पहले अमेरिका पाकिस्तान की तरफ हुआ करता था और रूस हमारे साथ हुआ करता था, लेकिन बीच में क्या हुआ, अमेरिका हमारे साथ हो गया क्योंकि पाकिस्तान में चीन ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो कारगिल युद्ध के बाद बिल क्लिंटन की भारत यात्रा होती है और 9/11 के बाद अमेरिका को और समझ आ गया, फिर क्योंकि अमेरिका में भी हमला हो चुका था, हमारे यहाँ भी हमला हो चुका था, तो दोनों भुक्तभोगी थे, तो दोनों साथ आ गए कि हाँ सच में चीजें सही नहीं चल रही हैं, सच में आतंकवाद कुछ देशों में है। 101-2-3 समझौता या 123 समझौता, लेमोआ, BBI-T समझौता, ये सब समझौते आपको स्टेटिंग में पढ़ने को पढ़ते हैं, आप पढ़े होंगे। अभी हाल में भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को अधिक महत्व देना, संपूर्ण क्षेत्र के लिए नीति निर्धारण करना, पूर्व सक्रिय नीति, एक्ट ईस्ट नीति आदि विकास किए गए हैं। चीन के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर जोर के साथ साथ देशों के साथ ट्रैक 1, ट्रैक 2, 1.5 आदि नीतियों पर विचार किए गए हैं, आदि नीतियों को प्रमुख जोर शोर से उठाया गया है। अब वर्तमान में कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं वह देख लेते हैं। पहला तो चीन कारक हमेशा से रहा है, आज भी रहा है। चीनी प्रभुत्व पर अंकुश लगाने हैं तो भारत द्वारा अपनी नीतियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चीन हमेशा से ही फैक्टर रहा है भारत के लिए। पड़ोसी राज्य और 1992 के बाद ज्यादा रहा है क्योंकि तब से वह ठीक ठाक अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में सभी पड़ोसी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाना इसे निरूपित करता है कि हम पड़ोसी राज्यों के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। आपने देखा, हम उन्हीं देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाते हैं जिनके साथ हमें अच्छा संबंध रखना होता है, वरना आपके यहाँ शादी हो तो किसको बुलाते हैं, जो आपके घनिष्ठ मित्र है ना, तो हम उन्हें दिखाते हैं आप हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने आपको 26 जनवरी या 15 अगस्त या जब भी कोई फंक्शन होता है तब आपको आमंत्रित करते हैं, इससे उन्हें लगता है कि हम महत्वपूर्ण हैं इनके लिए। हिंद महासागर
भारत की मैरीटाइम पॉलिसी में इस क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता, देखो वहां का क्वेश्चन यहाँ यूज कर लिया। ब्लू इकोनॉमी के विकास के प्रयास, ब्लू नेवी के विकास से भारत अधिक वरीयता प्राप्त करता है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना, एक क्वेश्चन का मटेरियल आप दूसरे के आंसर में यूज कर सकते हो। ये शुद्ध सुरक्षा प्रदाता वहां का क्वेश्चन था, उन्होंने इसको नीचे वाले क्वेश्चन में यूज कर लिया। आसियान देश, हमारा ठीक ठाक काम चल रहा है आसियान देश के साथ। लुक ईस्ट का एक्ट ईस्ट में रूपांतरण, पहले लुक ईस्ट था, अब एक्ट ईस्ट कर दिया कि हम केवल देखेंगे नहीं, एक्शन भी करेंगे, काम भी करेंगे। आतंकवाद, भारत द्वारा विभिन्न मंचों पर उपस्थित एससीओ की सदस्यता इसी कारण से हुई है। ठीक है, अब देखो इन्होंने 10 में से 2 ही नंबर दिए, जब यानी कि सही से नहीं लिखा गया है, और भी बेहतर लिखा जा सकता था। आप इस क्वेश्चन को अगर लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, आप इसको आंसर लिखिएगा और उसका पिक खींच के टेलीग्राम पर भेजिएगा, हम देखेंगे कि आप कितना बेहतर लिख सकते हैं। सटीक भूमिका देते हुए इन नीतियों की चर्चा संक्षेप में करें। सर टेलीग्राम लिंक कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट तरीके से लिखो, अच्छी तरीके से नहीं लिखा गया है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिन्होंने चेक किया तो ऐसे भी वहां भी कोई भी चेक कर सकता है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर सही नहीं लिखा तो नहीं लिखा। भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारकों पर सटीकता से लिखें। अब हमें लगेगा कि यार इतना अच्छा तो लिखा है, क्योंकि हम शुरुआत के दिनों में, हमारे लिए यही बेहतर है। आतंकवाद, पश्चिम एशिया में संघर्ष की स्थिति, इस पर भी लिखें। सटीक न लिखें, स्पष्ट लिखें। तो अब आप देखिए क्वेश्चन इतना बढ़िया लिखा, आपके अकॉर्डिंग लिखा होगा क्या, सब कुछ तो लिख दिया, फिर भी 10 में से 2 नंबर मिल रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी लिखना शुरू करिए और चीजें बढ़िया करिए। 10 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? पहली तो चुनौती चीन ही है, वीटो कर देता हर बार। इस बात का भी परीक्षण कीजिए, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो इससे भारत को क्या लाभ होंगे? बहुत लाभ होंगे भाई, बहुत लाभ होंगे, मतलब बहुत लाभ होंगे। आप समझ नहीं सकते कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का बहुत बड़ा मतलब है। विश्व की सर्वाधिक विकास वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला, विकासशील देशों के हितों का संरक्षक होने के नाते भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट का हकदार है, परंतु इसमें निम्न चुनौतियां हैं। एक तो हम जो साउथ के देश हैं या विकासशील देश हैं, उनमें सबसे बढ़िया ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हम कई लोगों की जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। आप देखिए ना, जब भी कोई समस्या होती है, अभी हाल फिलहाल में जो भी विकासशील देश थे उनकी मीटिंग हमने बुलाई और उनको संबोधित किया, उनके साथ खड़े हैं, ऐसा हम हमेशा कहते हैं। हमें अगर वैक्सीन पहुंचानी हो तो हम सबको वैक्सीन पहुंचाते हैं, कहीं कोई आपदा आती है तो हम सबसे पहले जाकर उस आपदा में लोगों को बचाते हैं, हम हर व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। श्रीलंका चीन का कितना भी बड़ा मित्र हो जाए, लेकिन जब श्रीलंका पे दिक्कत आई थी सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो कोई भी समस्या घटित होती है हम हमेशा उसके साथ रहते हैं। बांग्लादेश में समस्या आई, हम बांग्लादेश से बोले कि आप राष्ट्रपति महोदय परेशान मत होइए, भारत आपके साथ है। जब दलाई लामा पे समस्या आई, हम दलाई लामा के साथ खड़े रहे कि समस्या मत लो, हम आपके साथ हैं। जहां भी समस्या आती है सबसे पहले अगर कोई देश खड़ा मिलता है तो वह भारत होता है। ठीक है, अब देखो चुनौतियां क्या क्या हैं। तो पहली चुनौती, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 3-4 सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होगी। यदि एशियाई प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो यहाँ जापान का वित्तीय योगदान भारत की अपेक्षा अधिक है, तो जापान हमारे साथ टक्कर दे रहा है। तो अगर एशिया में चीन के बाद किसी व्यक्ति को, किसी देश को अगर रखना है तो जापान कहेगा हमें क्यों नहीं, सिंपल सी बात है, अपने देश का हिस्सा भी देखेंगे, दोस्त कितना भी अच्छा हो। परमाणु अप्रसार संधि पर हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु अप्रसार संधि आपको पता होगी क्या है? चीन द्वारा अप्रत्यक्ष विरोध करना, क्योंकि भारत की सदस्यता चीनी प्रभुत्व पर अंकुश का काम करेगी। चीन को सबसे ज्यादा समस्या हो जाएगी अगर भारत इसमें आ गया तो। ठीक है, क्योंकि हम किसी आतंकवादी को कहते हैं नॉमिनेट करो, चीन हाथ खड़े कर देता है, तो ये सब समस्या हो जाएगी। ठीक है, चीन के लिए कई चीजें हो जाएंगी, चीन के लिए खत्म। भारत के लिए संभावित लाभ क्या है? लाभ देखो,
ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन वह सभी हैं जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के आएंगे, आपको ये कंटेंट यूज कर लिया जाएगा। तो आप कंटेंट को भी अपने नोट्स पे वैल्यूएट करते रहिए। विकसित देशों की संयुक्त राष्ट्र संख्या में एकाधिकार कम होगा। क्यों? क्योंकि अधिकतर विकसित देश ही इसमें है। ठीक है, भारत आएगा तो एक विकासशील देश का प्रमुख स्तंभ बनकर खड़ा रहेगा, विकासशील देशों के बारे में बातें करेगा। भारत विकासशील देशों के हितों का संरक्षण अधिक अच्छे से, वही जो मैंने बोला, अधिक अच्छे से कर सकता है। संरक्षण की जिम्मेदारी के सिद्धांत का दुरुपयोग कम करने में मदद मिलेगी। आतंकवाद पर नियंत्रण के भारतीय प्रयासों को वैश्विक समर्थन हासिल होगा। चीन द्वारा समिति 1267 के दस्तावेजों पर वीटो, जो मैंने बोला, चीन आतंकवादियों के मामले में वीटो कर देता है, कि कार्रवाइयों में कमी आएगी। CCIT जैसे संधियां लागू करने में भारत को मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण में मदद मिलेगी, जिसमें विश्व में एशिया एवं एशिया में भारत अपने राष्ट्रीय हित साध सकेगा। लोकतांत्रिकरण भी ठीक हो जाएगा। 3 में 10 ही मिले। देखो आपको लगेगा इतना अच्छा तो लिखा है, इस और भी बेहतर किया जा सकता है। कैसे? सटीक भूमिका दें। भूमिका यानी ये अच्छी से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 6 नंबर की कॉपी है। प्रयास करते करते चीजें बढ़ती हैं और आज 3th रैंक पाते हैं। सोचो आप भी ऐसा लिखकर धीरे 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 प्रयास करते हुए 3th रैंक पर जा सकते हैं, या पहली रैंक पर भी जा सकते हैं। मुझे वो दिन ध्यान रखना है जिस दिन पहली रैंक हिंदी माध्यम की आएगी, और वो कई वर्षों तक चर्चा में रहेगा। क्यों? क्योंकि पहली रैंक लाना हिंदी माध्यम में बहुत कठिन होता है। सुरक्षा परिषद का संक्षिप्त परिचय भी दो। अब देखो पहले भी क्वेश्चन में हमने ऐसा देखा था कि यहाँ पर कोई वर्ड आता है तो आपको उसको समझाना है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ये क्या चीज है। तो आपने पहली लाइन तो यहाँ से सीख ली। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो पहला या दूसरा जो भी जिस बारे में बात हो रही है उस शब्द को आपको समझाना है। ठीक है, फिर उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी लिखे। सुपर पावर की छवि को लिखें, लोकतांत्रिकरण की स्पेलिंग सही करें, वर्तनी, और निष्कर्ष नहीं दिया वो, यानी भूमिका और निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपने लाइक कमेंट कर ही दिया होगा। आप अपने कमेंट में बताते रहिए और क्या बेहतर किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।